2030 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन यह एक सपना ही रह जाएगा लगता है। दोस्तों, भारत के सामने अभी इस समय एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट और एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के ऊपर संकट, भारत के जीडीपी जो पिछले 2 सालों में जो लोग आरबीआई हो, वित्त मंत्रालय हो, भारत की सरकार हो, भारत की जनता हो, जो इन्वेस्ट करती है, जो खर्च करती है, उनको अनुमान यह नहीं था कि आखिर इतने ज्यादा। हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए भारत 9वें स्थान से 5वें स्थान से तीसरे स्थान पर भारत की जनता और देश की मुखिया, भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन यह एक सपना ही रह जाएगा लगता है। दोस्तों, भारत के सामने अभी इस समय एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट और एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। दोस्तों, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत के ऊपर संकट, भारत के जीडीपी जो पिछले 2 सालों में जो लोग आरबीआई हो, वित्त मंत्रालय हो, भारत की सरकार हो, भारत की जनता हो, जो इन्वेस्ट करती है, जो खर्च करती है, उनको अनुमान यह नहीं था कि आखिर इतने ज्यादा जीडीपी क्यों गिर सकती है। दोस्तों, हम पूरी जानने का प्रयास करेंगे आखिर जीडीपी क्या होता है, जीडीपी कैसे निकलते हैं। दोस्तों, अभी जीडीपी तो गिर रही है, सभी सरकार, आरबीआई सब कुछ नाखुश है, देश की जनता भी नाखुश है। लोगों के सामने वह इतनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो चुकी है कि लोग चाह कर भी ना इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग चाह कर भी ना खर्च नहीं कर पा रहे हैं, लोग चाह कर भी ना बैंक पैसा देने को कह रहे कि आप रुपए ले जाओ, लेकिन जनता लेने को तैयार नहीं है। दोस्तों, हम जानने के पूरा ए टू जानेंगे कि आखिर जीडीपी क्या होती है और सरकार क्या कर रही है अभी इस समय। दोस्तों, अगर हम बात करें जो पहले भारत इस तरह का सपना देखता था कि भारत की जीडीपी बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, सब लोग के चेहरे पर मुस्कान होगी, यहां तक कि सब कुछ चकाचक होगा। लेकिन 9वें स्थान से 5वें स्थान पर तो भारत की जीडीपी को तो ला दिया गया। 2030 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात तो सरकार के द्वारा कही जा रही है। 2024 में देखा जाए आंकड़े के अनुसार तो भारत की जो जीडीपी थी वह 3.94 ट्रिलियन आपको डॉलर थी, और उस समय आईएमएफ और विश्व बैंक के द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि यह वृद्धि दर 2024 में इतना थी, मतलब कि 6.8 से बढ़कर 7%, मतलब कि इतना अनुमान था कि इतना जीडीपी के बीच में रहेगा। और सरकार को बहुत किसी को यह भी अनुमान था कि जो 8.1 तक जो जीडीपी था 2024 तक, 2023 तक, लेकिन वह गिर के तो इतना नीचे जा चुका है ना। भविष्य में यह भी अनुमान लगाया गया था कि 7 तक रहेगा 2026 तक। कहने का मतलब यह है कि अगर इस समय देखा जाए ना तो भारत के ऊपर बहुत बड़ी संकट उत्पन्न हो चुका है। लेकिन हम आप लोग को ये क्यों बता रहे हैं, ये आप लोग को समझ में तभी आएगा ना जब आप जीडीपी को समझ जाओ कि जीडीपी आखिर होता क्या है। आइए चलते था कुछ इकोनॉमिक्स की दुनिया में। दोस्तों, कुछ इकोनॉमिक्स के पार्ट हम पढ़ लेते हैं ताकि आसानी रहे शब्दों को समझने में। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पादन। दोस्तों, जीडीपी क्या होता है? देखो, जीडीपी का मतलब सिंपल भाषा में समझो कि कोई भी देश हो, उस देश में एक वर्ष में जितना भी चीजों का उत्पादन होता है, उत्पादन कहिए या खर्च कहिए, जितना भी चीजों का उत्पादन होता है उसका जो अंतिम मूल्य निकलता है वही आपका जीडीपी हुआ। समझ में नहीं आया? आइए सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो कोई भी देश, मतलब कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि देश के अंदर, देश के बाहर की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर, देश के अंदर की बात करें कि देश के अंदर, देश के भीतर जितना एक साल में वस्तुओं का उत्पादन हुआ, सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसका जो अंतिम मूल्य होता है ना वही जीडीपी कहलाता है। अब अंतिम मूल्य का मतलब करता है, इसी फोकस करना है। मान लेते कि कोई व्यक्ति हुआ, उन्होंने धान का उत्पादन किया, मान लो गेहूं का उत्पादन किया, तो गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं से बना आटा, ठीक है, और आटा से बना बिस्कुट। कौन सा बिस्कुट? अब जौन आपको मन करे वो खा लीजिएगा, ठीक है। गेहूं से बना आटा, आटा से बना बिस्कुट। दोस्तों, मान लेते कि यह जो इसको बनाने में 5 रुपया लगा, 5 रुपया लगा, इकोनॉमिक्स पैसे लिखा था रुपया, ठीक है।
अब यह इसकी कीमत अब क्योंकि बेचेगा तो इसकी कुछ कीमत बढ़ जाएगी, तो जो पहले गेहूं था 5 रुपया अब बढ़ कर 10 रुपया। अब जो बिस्कुट जो बनकर तैयार होगा ये होगा आपका 15 रुपया। मान लीजिए 20 रुपया हो गया, 15 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए राव ना। तो यहाँ पर जो बिस्कुट हालांकि जो जीडीपी हुआ यह है कि 15 10 10 5 15 15 और 20 35 ऐसे आपको 35 जो रुपया हो रहा है ना यह आपका जीडीपी नहीं होगा। जो सब कुछ फेंट फाड़ कर जो अंतिम जो निकाला गया चीज है बिस्कुट जो बनकर तैयार हुआ ना, यह जो बिस्कुट जो बनकर तैयार हुआ पार्ले जी जो भी बिस्कुट हुआ तो बनकर जो तैयार हुआ कितना रुपया 20 रुपया। यह जो 20 रुपया है इसी को हम जीडीपी ही बोलेंगे। मतलब कि कोई भी देश में वस्तुओं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसका जो अंतिम मूल्य निकलकर जब दुकानदार के पास या किसी कंपनी के पास या किसी के पास जब जाता है जो अंतिम मूल्य बनकर उसी को जीडीपी बोलते हैं। ये जीडीपी में बहुत कुछ शामिल हो सकते, किसान के मजदूरी हर तरह का काम इसमें आ सकता है। लेकिन अब हम बात करें तो कैसे मालूम चलेगा ओरिजिनल जीडीपी क्या है। देखिए ओरिजिनल जीडीपी निकालने के लिए आपको अगर बात करें हम लोग तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, थोड़ा सा आप टेंशन मत लीजिएगा, आपको हम समझाते हैं। इसके लिए फॉर्मूला था सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये क्या होता है? यह जो पूरा का पूरा जीडीपी का फॉर्मूला है इसी से मालूम चलता है कि देश में कितने वस्तुओं का खर्चा हो रहा है, देश में कितने पैसे आ रहा है, मतलब कि देश में कितने पैसे कहीं जा रहे हैं और देश में कितने पैसे आ रहे हैं, इसी फॉर्मूला के माध्यम से मालूम चलता है। दोस्तों जीडीपी पहले जो होता है उसको बोलते हैं सी मतलब कि कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता जानता है, जानता किसका उपभोग कर रही है, अरे घर का उपभोग कर रही है, किस चीज कपड़ा को उपभोग कर रही है, मकान को उपभोग कर रही है, नहीं मतलब कि जो इंसान को आवश्यकता की पूर्ति करता है जैसे घर हो गया, कपड़ा हो गया, खाना हो गया, तो वह उस पर खर्चा करता है, उपभोग करता है। अब पैसा कहाँ चलेगा? मतलब जिस चीजों को उपभोग कर रहा है, जिस चीजों को वो इस्तेमाल कर रहा है तो वह पैसा कहीं ना कहीं खर्चा कर रहा है, वही जानता कहाँ खर्चा कर रहा है, कपड़ा पर, फैशनबाजी पर, और कहाँ खर्चा कर रहा है, घर पर, वहां पर खर्चा कर रहा है, बनवाने में खर्चा कर रहा है। मतलब कि जो उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है, और वहां पर खर्चा कर रहा है तो वह जो खर्चा है ना वो भी आपको जीडीपी में आएगा। ये आपको सी हुआ। आई का मतलब इन्वेस्ट होता है, इन्वेस्ट। अरे कोई भी इंसान हो जब वो पैसा की बचत करना चाहता है तो वो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट का वो सोना में इन्वेस्ट कर सकता है, घर खरीदने में इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक में शेयर आपको शेयर खरीद सकता है, जमीन खरीद सकता है। ये कब क्या है? इन्वेस्ट है जो भविष्य उसको फायदा करेगा, और जहां पर ये इन्वेस्ट कर रहा है वो एक जीडीपी के अंतर्गत आता है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर बात करें हम लोग सी में, सॉरी जी में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कि सरकारी खर्च। सरकार जो भी खर्च करती है कहाँ खर्च करती है? अस्पताल में, सड़क में, शिक्षा में। अब ये जो भी खर्चा हो रही ना, अच्छा एक आप कहिएगा कि सर क्या बोल रहे हैं, कभी उत्पादन बोल रहे हैं, कभी खर्च बोल रहे हैं। अरे इकोनॉमिक्स उत्पादन खर्च, लेकिन जब कोई व्यक्ति उत्पादन करेगा तो उसका खर्च भी तो करेगा ना। अरे एक किसान जब गेहूं बोएगा, एक किसान जब प्याज बोएगा तो उसको बेचेगा तो रुपया कमाएगा नहीं, मतलब उत्पादन और खर्च दोनों एक ही होता है। सही समझ में आया? किसान गेहूं उपजाया, गेहूं को बेचा, पैसा उसके पास आया, उत्पादन करो चाहे खर्च करो, पैसा तो किसान के पास आना है ना। तो खर्च और उत्पादन दोनों के इकोनॉमिक्स में एक ही माना जाता है भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जी का मतलब सरकार इन सभी चीजों में जो खर्चा करती है वो आपका एक एक्सपेंडिचर निकलता है, मतलब खर्च निकलता है। अच्छा इतना ही नहीं, यहाँ पर जो एक्स माइनस एम लिखा, हालांकि छोटा एक्स नहीं लिखा था, बाका एक्स लिखा था, लेकिन एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट। क्या होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि किसी चीज को एक स्थान से किसी दूसरे देश में भेज देना, किसी दूसरे देश में निर्यात कर देना। मतलब कि अब हमने किसी सामान को, मतलब कि हमने सॉफ्टवेयर को हमने किसी दूसरे देश में भेजा, अमेरिका को बेच दिया कि भाई साहब हमारे सॉफ्टवेयर आप ले लो और आप उसके बदले हमको रुपया दे दो। तो मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपए का हम लोगों ने सॉफ्टवेयर, समझ लीजिए कि 5 करोड़ रुपए का हमने सॉफ्टवेयर बेचे, 5 करोड़ रुपए का। और इसका मतलब था इंपोर्ट, मतलब हमने आयात किया। तो मान लीजिए कि हम लोग चाइना से कहीं से भी हम लोगों ने 3 करोड़ रुपया का 3 करोड़ रुपया का हमने आयात किया। और जब आयात किया तो हम लोगों के पास हमने सामान बेचा तो पैसा हमारे पास आया, हमने सामान खरीदा तो हमारा पैसा उसके पास चला गया। तो हमारे देश में जो जीडीपी जो पैसा बचा वो कितना बचा बताइए?
2 करोड़। क्योंकि जो फिक्स जो पैसा बचा, क्योंकि हमने 5 करोड़ रुपया कमाया, 3 करोड़ रुपया गंवाया, तो देश में पैसा कितना बचकर, देश में पैसा कितना बचकर, तो देश में पैसा बचकर 2 करोड़। अब यह जो 2 करोड़ रुपया है, एक शुद्ध जीडीपी, एक शुद्ध जीडीपी निकल कर आ रहा है, तो यह भी एक जीडीपी के अंतर्गत ही आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यह प्रक्रिया के तहत देश के ओरिजिनल जीडीपी निकाला जाता है। दोस्तों, जो आजकल के जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं झूठे मूठे के, उनको तो बिल्कुल ये मालूम ही नहीं हुआ। हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते होंगे उनको यह सब चीजें मालूम होता है। अगर वही चीजें नहीं पढ़ रहा है, मतलब समझ लीजिए यूपीएससी अधूरा ही है। ठीक है, अब एक बात और आप लोग को हम समझाते हैं, उसके बाद आप लोग हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, एक होता है जीबीए, जीबीए अच्छा काम करता है, उसको वहीं पे समझाते हैं। तो अब यहाँ पर समझ जाओ कि जो देश की जीडीपी है, एक और चीज समझाता है आपको, क्वार्टर। क्वार्टर क्या होता है? देखिए, पूरे साल को, एक साल में 12 महीना होते हैं, 12 महीना को 4-4 भाग में बांटेंगे, तो 3-3 महीना के हिसाब से आएगा। ठीक है, मतलब 3-3 महीना का देखा जाए, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक। ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च तक ये जो 3 महीना है, इसको बोलेंगे क्वार्टर 1। उसके बाद ये जो 6 महीना है, इसको बोलेंगे क्वार्टर 2, या फिर क्वार्टर 3, या फिर क्वार्टर 4। ठीक है, अब जब देश की जीडीपी अगर इसमें अगर कम हो गई, धीरे धीरे कम हो रही है, अचानक कम नहीं हो रही है, नकारात्मक नहीं हो रही है, सकारात्मक ही आ रही है, तो समझ लीजिए कि उस जीडीपी को बोले हम स्लो डाउन। लेकिन अब यहाँ पर जो जीडीपी घटकर क्वार्टर 2 में नकारात्मक हो गई, मतलब कि देश में उत्पादन हुआ 3 रुपया का, घाटा हो गया 5 रुपया का, ससुरा मामला बिगड़ गया, इसको बोलेंगे हम लोग मंदी, यानी रिसेशन बोलेंगे। दोस्तों, यही रिसेशन अभी भारत में आ चुका है, और यही मंदी अभी भारत के आंखों के सामने टपक रहा है। दोस्तों, अब क्वार्टर आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप अगर देखोगे तो अनुमान लगाया गया था, जो पहले अनुमान लगाया गया था, पहले यह मालूम था कि 2023 में जो क्वार्टर 2 था, उस समय भारत की जीडीपी 8.1%। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए क्या कि जीडीपी परसेंट में कैसे निकलता है। देखिए, अगर जीडीपी को अगर परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखिए, अभी देश के जो वर्तमान जो जीडीपी है, मतलब कि वर्तमान जीडीपी माइनस पिछले जीडीपी, पिछले वर्ष की जीडीपी, पिछले वर्ष के जीडीपी बाटा को करना पड़ेगा पिछले वर्ष की जीडीपी, पिछले वर्ष की जीडीपी, अब गुना आपको करना पड़ेगा 100। मान लीजिए कि, मान लो ना, मानने में क्या आता है, मानने में क्या दिक्कत है भाई, मान लो वर्तमान भारत में 220 करोड़ की जीडीपी है, अब पिछले वर्ष को 200 मान लेते हैं, यानी बाटा में 200 गुना कितना 100 करना पड़ेगा। इसको अगर 100 करोगे तो आपका 20 हो जाएगा, मतलब कि 200 गुना आपका 100 करना पड़ेगा। जय श्री राम। मतलब ये हो कि आपको इससे यह कट जाएगा, तो डबल जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना 2 ढाई का 10, यानी 10%, यानी देश की जीडीपी है वो 10% के रफ्तार से बढ़ रही है। अब यहां पर आप देखोगे तो पहले क्वार्टर 2 में जो जीडीपी थी वो 8.1% थी, लेकिन अब वही गिरकर 5.4 तक आ चुकी है। दोस्तों, अभी बहुत गंभीर मामला है, इसको हल्के मत लीजिएगा। 2.7% की गिरावट आई है। बताएंगे क्यों हो रही है? जीबीए में भी गिरावट आई है, ग्रोथ वैल्यू एडिशन, ग्रोथ वैल्यू एडिशन में भी गिरावट आई है। और इसका मतलब क्या होता है? ग्रोथ वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति ने जितना ओरिजिनल खर्चा किया, नहीं समझ में आया। एक किसान है, ठीक है, उन्होंने फसल उपजाया, उपजाने के बाद उसको जो पैसा निकला 15,000, मानता कि उन्होंने लगाया था 4,000 रुपया, 15,000 रुपया उनको निकला, तो उनका जो मतलब कि 4,000 रुपया लगाया, 15,000 रुपया फायदा हुआ। तो बात करें हम लोग इसमें, तो उनको कितना रुपया का फायदा हुआ? 11,000 रुपया हुआ। तो टोटल में से जितना खर्चा हुआ, टोटल जितना खर्चा लगाए थे और टोटल कितना फायदा घटा दो, जो निकलता है उसको बोलते हैं जीबीए, जीबीए बोलते हैं। ठीक है, तो पहले देश में इतना परसेंट था, अब घट के इतना हो चुकी है। 2023-24 की बात कर रहे हैं, अब घटकर इतना, मतलब इतना की गिरावट
हाई है दोस्तों, और इसको हल्के में मत लीजिएगा। और इतना ही नहीं, जो आरबीआई ने कुछ अनुमान लगाया था, अनुमान कुछ और लगाया था 60% का, 7% का उन्होंने अनुमान लगाया कि 2024 में भारत की जीडीपी 7% तक रह सकती है, गिरने वाला नहीं है। मतलब कि 8.1 से उन्होंने अनुमान लगाया था कि 7% तक रहेगी, लेकिन यही गिरकर आपको 5.4% तक धड़ाम से गिर गई। आरबीआई बढ़कर पसर गया। कोर सेक्टर में भी गिरावट आई है 0.8 की। लेकिन इन सभी के पीछे का कारण क्या है दोस्तों? इन सभी के पीछे का कारण है देश में बाहर के आना। इन सभी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है किसानों की आमदनी नहीं बढ़ना। इन सभी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है वैश्विक संकट। इन सभी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि शेयर मार्केट का गिरना। इन सभी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार का होना। लोगों के पास पैसा नहीं आ पा रही है, लोगों की डिमांड कम हो गई है, लोग खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। देखिए एक बात बोलेंगे ना, कि जो लोग घर पे बैठे होते हैं ना, जो लोग रोड पे बैठे होते हैं, जो लोग बिना मतलब के घर पे बैठे होते हैं ना, वो देश के लिए बहुत खतरा है। वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। जब खर्चा नहीं करेंगे तो देश की प्रगति नहीं जाएगी। वो जीडीपी में उनका योगदान ही नहीं है। इसीलिए 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 देश में वायु प्रदूषण फैल गया। इससे भी देश में गिरावट आ गई है। खनन में गिरावट हुआ है, विनिर्माण में आपको गिरावट हुआ है, सरकारी खर्च नहीं लोग कर पा रहे हैं, वैश्विक चुनौतियां उत्पन्न हो चुकी है, लोगों की डिमांड कम हो गई है, लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। आपको बाढ़ आ गया बिहार में, यहाँ के तो लोग तो 20-25 हजार लगा के खेती कर दिए, लेकिन कोई मुनाफा 1,000 भी नहीं निकला। मतलब कि पूरा ही पैसा डूब गया। तो लोगों के पास जब पैसा नहीं रहेगा तो फिर खर्चा कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो सब्सक्राइब करके दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। बहुत लंबा वीडियो होगा ना, ठीक है, तो मिलता है इस अभियान, ठीक है।